प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में विराम चिन्ह पढ़ेंगे। विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ उसका प्रयोग होता है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला है अल्प विराम। इसका चिन्ह ऐसा होता है जिसे इंग्लिश में कॉमा बोलते हैं। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जहां थोड़ी देर रुकना हो, यानी कि रुकावट को व्यक्त करने के लिए हम लोग कॉमा अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आम, केला, सेब, संतरा आदि फल हैं। ध्यान से पढ़ के देखिए। इन शब्दों के बाद थोड़ी देर के लिए रुकावट आ रही है। ये शब्द बोला, फिर ये बोलेंगे। इसके बोलने के बाद और इसके बोलने से पहले इन दोनों के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकावट आती है। फिर इन दोनों को बोलने के बीच में थोड़ी देर की रुकावट आती है। फिर इन दोनों को बोलने के बीच में थोड़ी देर के लिए रुकावट आती है। उसी रुकावट को व्यक्त करने के लिए ये कॉमा यानी कि अल्प विराम लगाया जाता है। विराम का अर्थ होता है रुकावट, रुकना। अल्प का अर्थ होता है थोड़ा, यानी कि हम जो बोल रहे हैं उसके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए हम जो कहना चाह रहे हैं वो अर्थ स्पष्ट श्रोता के पास जाए, उसके लिए हमको जहां जहां वाक्य में थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकने की जरूरत पड़ती है, उन्हीं जगहों पर लिखते वक्त हम कॉमा का अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जैसे आम, केला, सेब, संतरा आदि फल हैं। फिर है क्योंकि, लेकिन, जो, तो। ऐसे जो भी समुच्चय बोधक शब्द हैं उनके पहले हम लोग अल्प विराम लगाते हैं। कब? यदि उनके साथ रहने वाले वाक्य का कर्ता पहले ही वाक्य में हो। उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। राम ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है क्योंकि वह बीमार था। आया यहां पर समुच्चय बोधक शब्द क्योंकि, और इसी क्योंकि समुच्चय बोधक शब्द के पहले हमने ये कॉमा लगाया। और तभी लगाया है जब कर्ता पहले ही वाक्य में है। यहां पर वहीं लिखा है कि क्योंकि, लेकिन, जो, तो। ऐसे जो समुच्चय बोधक शब्द हैं उनके पहले अल्प विराम लगता है यदि उनके साथ, यानी कि क्योंकि, लेकिन, जो, तो के साथ रहने वाले वाक्य का कर्ता पहले ही वाक्य में हो, तब इनके पहले यहां हम लोग कॉमा लगाते हैं। अब है अर्ध विराम, जिसको कि इंग्लिश इसका साइन ऐसे हो गया, ऐसे करके, ऐसे, यानी कि एक कॉमा लगाकर उसके ऊपर बिंदी, अल्प विराम लगाकर उसके ऊपर ऐसा अल्प विराम लगा दिया कॉमा, उसके ऊपर एक बिंदी, यही हो गया अर्ध विराम, जिसको इंग्लिश में सेमी कॉलन बोलते हैं। ये चीज कहां प्रयोग होता है? जहां अल्प विराम की अपेक्षा कुछ अधिक देर ठहरने की आवश्यकता हो। हम ठहराव, वाक्य बोलते वक्त कुछ शब्दों के बाद ठहराव लेकर के आते हैं, और वो ठहराव इसलिए लेकर के आते हैं कि ताकि हम जो कहना चाहते हैं उसका अर्थ अच्छी तरह से स्पष्ट हो, हमारा जो श्रोता है स्पष्ट अर्थ समझ पाए, जो हम कहना चाहते हैं वही वो समझे। या अगर हम लिख रहे हैं तो हमारा जो पाठक है वो उसको अच्छी तरह से समझे, वही अर्थ ले जो अर्थ हम देना चाहते हैं स्पष्ट रूप में। तो वहां हमको ठहराव की जरूरत होती है।
अगर बहुत थोड़ी देर के लिए ठहराव है तो अल्प विराम आएगा। अल्प का नाम ही है थोड़ा, थोड़ी देर के लिए विराम आएगा। यहां है अर्ध, अर्ध का अर्थ होता है आधा, यानी कि जहां हमारा पूर्ण विराम आने वाला है, पूर्ण माने पूरा विराम रुकावट, जहां पूरा रुकावट आने वाला है उसका आधा, अर्ध माने आधा। तो जहां आधी देर के लिए रुकावट है पूर्ण विराम की तुलना में, यानी कि ठेठ भाषा में बात करें तो जहां अल्प विराम में जितनी रुकावट आ रही है उससे थोड़ी अधिक देर के लिए रुकावट, और पूर्ण विराम में जो रुकावट आती है उससे थोड़ी कम देर के लिए जहां पर रुकावट हो वहां पर हम लोग अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए बाजार में आग लगी है, सारे लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जरा आप ध्यान से इसमें एक और वाक्य में जोड़ता हूं, फिर आपको अंतर स्पष्ट करता हूं। पहले आप अब इसको देख लीजिए। यहां मैं रुकावट पैदा किया था, पूर्ण विराम, पूर्ण मतलब पूरा, विराम मतलब रुकावट, जहां पूरे रुकावट आती है और उसका साइन ऐसे है, इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप कहते हैं। ये चीज ये कहां लगाते हैं? जहां एक वाक्य समाप्त होता है। कौन सा वाक्य? कथन वाला वाक्य। वाक्य को तो कई तरह के हैं, विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। तो हम विस्मयादि बोधक के प्रश्नवाचक वाक्य की बात नहीं कर रहे, कथन वाक्य की बात कर रहे हैं, जहां पर हमको एक कथन देते हैं और वो कथन सकारात्मक भी हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है। तो जो कथन वाला वाक्य है, जहां वो वाक्य समाप्त होता है वहां पर ये चिन्ह आता है। यहां पर ये वाक्य समाप्त हो गया। मोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। अब जरा ध्यान से देखिए, यह एक कथन है, मोहन पढ़ रहा है, कथन पूरा हुआ, हमने पूर्ण विराम लगाया। सोहन खेल रहा है, हमारा कथन पूरा हो गया, यहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया, यानी कि वाक्य जहां पर समाप्त हो गया, हमारा कथन जहां पूरा हो गया वहां पर हमने पूर्ण विराम लगा दिया। अब इन दोनों वाक्यों को एक साथ बोल के देखते हैं, यहां बीच में, दोनों वाक्यों के बीच में कितनी देर के लिए रुकावट आती है। मोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। मोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। दोनों वाक्यों के बीच में रुकावट आई। अब इसको देखते हैं, अल्प विराम वाले वाक्य को। आम, केला, सेब, संतरा आदि फल हैं। रुकावट यहां भी आई, आम और केला के बीच में, केला और सेब के बीच में, सेब और संतरा के बीच में। ये बहुत कम देर के लिए रुकावट थे, ये ज्यादा देर के लिए रुकावट थे। अब हम जरा इसको पढ़ते हैं। बाजार में आग लगी है, सारे लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। रुकावट यहां भी आई। यहां अब जो रुकावट आई, इस अल्प विराम वाली रुकावट की तुलना में ज्यादा और पूर्ण विराम वाली रुकावट की तुलना में कम। यानी कि वाक्य में जहां कहीं भी ठहराव आए, अल्प विराम की तुलना में ज्यादा और पूर्ण विराम की तुलना में कम, वहीं पर अर्ध विराम लगेगा। अब मैं तीनों उदाहरणों को एक साथ पढ़ता हूं, आप अंतर मिला सकते हैं। आम, केला, सेब, संतरा आदि फल हैं। बाजार में आग लगी है, सारे लोग उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। मोहन पढ़ रहा है, सोहन खेल रहा है। और भी विराम चिन्ह है, इसको मिटा के बताता हूं मैं। प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग, ऐसा बनाते हैं। कहां प्रयोग करते हैं इसका? जहां प्रश्न का भाव प्रकट हो, जहां प्रश्न का, क्वेश्चन का भाव प्रकट हो। जैसे क्या कर रहे हो? विस्मयादि बोधक चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क इंग्लिश में जिसको बोलते हैं, ऐसा बनाते हैं। कहां प्रयोग करते हैं इसका? विस्मय,
यानी कि आश्चर्य, हर्ष, खुशी, शोक, दुख, भय यानी कि डर, प्रेम, प्यार, घृणा, नफरत, क्रोध, गुस्सा, चीड़, जलन आदि भावों को प्रकट करने के लिए। यानी कि हमारे दिल में, हमारे दिमाग में जो भी मनोभाव उत्पन्न होते हैं, जो भी उद्गार उत्पन्न होते हैं, उनको प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहां ये दुख को प्रकट कर रहा है, शोक। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? निर्देशक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में हम लोग डैश कहते हैं, आजकल इसकी जगह उपविराम यानी कि कॉलन का भी प्रयोग होने लगा है। डैश की जगह कॉलन का भी प्रयोग अब होने लगा है। कहां प्रयोग होता है इसका? समानाधिकरण वाक्यों या वाक्यांशों के बीच। जैसे, लंबा है उधर जिसका, लंबोदर। कथोपकथन में यानी कि डायलॉग्स में वक्ता के नाम और उसके कथन के बीच, वक्ता स्पीकर क्या बोल रहा है, तो स्पीकर के नाम और वो क्या बोल रहा है, उसका जो कथन स्टेटमेंट है, उसके बीच। जैसे राम ने कहा अभी आया, ये हो गया राम स्पीकर, स्पीकर का नाम यहां लिख दिया, निर्देशक चिन्ह लगा दिया, फिर राम का जो कथन था वो लिखा अभी आया, राम अभी आया। कोई उदाहरण देने के बाद, यानी कि जब कोई उदाहरण, कोई कोटेशन उठा के कहीं से लेकर के आते हैं, तो वो देने के बाद लेखक के नाम से पहले, उसको किसने लिखा था या किसने कहा था, किसने बोला था, उसके नाम के पहले ये निर्देशक चिन्ह लगाते हैं। जैसे, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तो सुभाष चंद्र बोस का ये कथन, ये उदाहरण दिया हमने, उसके बाद ये निर्देशक चिन्ह लगाकर लिखा सुभाष चंद्र बोस। आजकल इसकी जगह उपविराम का भी प्रयोग हो रहा है, यानी कि ऐसे नहीं लिख करके, उपविराम को इंग्लिश में कॉलन कहते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, राम अभी आया, या फिर ऐसे भी डैश भी लगा सकते हैं। कोष्ठक, ब्रैकेट्स, 3 तरह के ब्रैकेट्स आपको पता होता है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मझोला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। ब्रैकेट को इंग्लिश में, हिंदी में कोष्ठक, यानी कि छोटा कोष्ठक, मझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। इन कोष्ठकों का भी प्रयोग होता है। कहां? किसी शब्द या वाक्यांश का समानार्थी शब्द या वाक्यांश देने के लिए। अगर हमने कहीं कोई शब्द लिखा है, उसका समानार्थी, वैसा ही समान अर्थ देने वाला दूसरा शब्द लिखने के लिए कोई वाक्यांश लिखा है, तो उससे संबंधित, उसी जैसा समान अर्थ देने वाले समानार्थी वाक्यांश लिखने के लिए, या फिर अर्थ में स्पष्टता या विशेषता लाने के लिए कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक का प्रयोग कहां होता है? किसी शब्द या वाक्यांश का समानार्थी शब्द या वाक्यांश देने के लिए, या अर्थ में स्पष्टता या विशेषता लाने के लिए। जैसे, उससे बहुत अधिक विस्मय हुआ। अब लगा कि शायद विस्मय शब्द सबको नहीं समझ में कि इसका क्या अर्थ होता है, इसीलिए इसका समान अर्थ रखने वाला एक शब्द ब्रैकेट में यहां पर डाल दिया, कोष्ठक में डाल दिया आश्चर्य। उससे बहुत अधिक विस्मय हुआ। अब हमारा पाठक समझ जाएगा कि उससे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ। विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है। अर्थ स्पष्ट विशेषता लाने का एक उदाहरण है, राम की पत्नी मर गई। वह चाहता भी यही था। मेरा मूल वाक्य यही है, राम की पत्नी मर गई, वाक्य पूरा हुआ पूर्ण विराम। लेकिन इसमें एक स्पष्टता लाने के लिए, अर्थ में इसकी विशेषता को बताने के लिए
कि राम की पत्नी तो मर गई, पर राम चाहता भी था कि उसकी पत्नी मर जाए, और वो जैसा चाहता था वैसा हुआ। ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सबके सामने। इसीलिए क्या किया, इस ढंग से लिखा, राम की पत्नी मर गई, ब्रैकेट में, वह चाहता भी यही था। अब दो और हैं इसके बाद। अवतरण चिन्ह, जिसको कि इंग्लिश में हम लोग कोटेशन मार्क या फिर इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं। वही अवतरण चिन्ह, दो तरह का, एक डबल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा। डबल कोटेशन मार्क, सिंगल कोटेशन मार्क कहां प्रयोग होता है? किसी के वचन को उद्धृत करने के लिए, या अवतरण देने, या अक्षर अथवा वाक्य का प्रयोग शब्द के समान करने के लिए इस अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इंग्लिश भी जब पढ़ा रहा था, इंग्लिश ग्रामर, वहां भी आपको यूज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स पढ़ाया था। तो कोटेशन मार्क, इन्वर्टेड कॉमा का यूज कहां होता है? डायरेक्ट स्पीच में, है ना, स्पीकर का स्टेटमेंट देने के लिए उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में डाला जाता है। या किसी शब्द को, या किसी वाक्य को, या किसी शब्दांश को महत्व देना है, इंपॉर्टेंस देना है, तब भी उस शब्द या वाक्यांश को या वाक्य को हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा में या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में डालते हैं। जब ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना हो, ज़्यादा महत्व देना हो तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में, और कम देना हो तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग डालते हैं। वैसे बड़े बड़े उदाहरण के लिए डबल इन्वर्टेड कॉमा, और छोटे छोटे उदाहरण के लिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए, श्याम ने कहा मैं बीमार हूं, यह डायरेक्ट स्पीच हो गया इंग्लिश के अनुसार। श्याम ने कहा मैं बीमार हूं। क का उच्चारण कंठ से होता है, क को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हमने डाल दिया, तो क का उच्चारण कंठ से होता है। महात्मा गांधी का उपदेश है अहिंसा न छोड़ो। अब है त्रुटि पूरक या हंस पद, इसका चिन्ह ऐसे होता है, यानी कि एक ऐसे बनाइए और ऐसे कर दीजिए, हो गया त्रुटि पूरक या हंस पद। ये कब प्रयोग कहते हैं इसका? लिखते समय जब कुछ छूट जाता है तब। उदाहरण देखिए, पहले यहां पर बिट्टू लिख दिया वह कुछ खाकर ही निकलेगा, वह कुछ खाकर ही निकलेगा। बाद में माथा ठोकने लगा, रे घर से तो छूट गया, घर से भी लिखना था, ही के बाद घर से लगाना था। तो फिर उसका छोटा भाई बोला कि एक काम करो, ही के बाद छूट गया ना, ही के बाद तुमको घर से लिखना था, तो ही के बाद यहां पर त्रुटि पूरक चिन्ह लगाओ, हंस पद ऐसे लगाओ, और यहां लिख दो घर से, फिर दो सब छूटे थे ना, बात खत्म। अब क्या बन गया ये? वह कुछ खाकर ही घर से निकलेगा, बिना खाए घर से नहीं निकलेगा, कुछ खाकर ही निकलेगा। तो ये हो गए विराम चिन्ह। इन सभी विराम चिन्हों में एक चीज हमने गौर किया, ये एक जो पूर्ण विराम है ये अपनी हिंदी का है और हिंदी में ही प्रयोग होता है। इसके अलावा बाकी सारे जितने भी विराम चिन्ह हमने पढ़े, चाहे वो कॉमा था, सेमी कॉलन था, कॉलन था, या इन्वर्टेड कॉमा, डबल, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डैश, ब्रैकेट्स, ये सब जो हमने पढ़े, ये सब अंग्रेजी के हैं। यानी कि ये इंग्लिश में भी प्रयोग होते हैं, हिंदी में भी प्रयोग होते हैं, है ना। इंग्लिश में प्रयोग होते हैं और हिंदी में भी प्रयोग होते हैं। और ये पूर्ण विराम केवल अपनी
हिंदी का ही है और हिंदी में ही प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ और भी विराम चिन्ह हैं जिसको अब हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिया है, जिसको अब हिंदी भाषा ने स्वीकार कर लिया। हिंदी साहित्य के विद्वानों ने या हिंदी व्याकरण के विद्वानों ने उसे सहर्ष खुशी खुशी स्वीकार कर लिया है। अब इसका प्रयोग हिंदी में भी होता है, वो है कॉलन या उपविराम। ये चीज ठीक है, कॉलन या फिर इसको उपविराम कहते हैं। ये चीज योजक चिन्ह हाइफन अब हिंदी में भी प्रयोग होने लगा। विवरण चिन्ह इस तरह से कॉलन और फिर डैश एक साथ, कॉलन और फिर डैश एक साथ, विवरण चिन्ह। तारक चिन्ह स्टार मार्क, ये इस तरह के चिन्ह, ऐसे चिन्ह, ऐसे स्टार चिन्ह, इस तरह के चिन्ह। अब ये जो चिन्ह जिसको बोलते हैं बुलेट्स, कंप्यूटर में आप लोग काम करते होंगे तो आपको पता होगा बुलेट्स यूज किया जाता है, तरह तरह के चिन्हों का उसमें प्रयोग होता है, इस तरह का भी होता है। तो अब उनका चिन्ह यानी कि इन तारक चिन्हों का प्रयोग अब हमारी हिंदी भाषा में भी होने लगा। हमारी हिंदी भाषा ने इनको भी सहर्ष स्वीकार कर लिया, हिंदी व्याकरण ने सहर्ष स्वीकार कर लिया है। अब ये सब प्रचलन में आ गए हैं। तभी तो कहते हैं कि हिंदी सब कुछ हजम करने के बावजूद भी गंगा की तरह पवित्र है। जिस तरह से गंगा सब कुछ हजम करने के बाद पवित्र है, गंगा के किनारे बसे हुए गांवों, सैकड़ों गांव, शहर, महानगर, उनकी जो सारी गंदगी उसके अंदर जाती है, गंदा पानी जाता है, बदबूदार जो और जहरीला पानी उसके अंदर जाता है, उन सबको गंगा हजम करती है। गंगा के किनारे इंसानों या जानवरों के द्वारा त्याग किए गए मल मूत्र को भी वो अपने में घुलाती है, अस्थियों को, लाशों को और बहुत सारी चीजों को वो अपने आप में हजम करती है। उसके बावजूद भी गंगा का पानी कैसा है? पवित्र है। गंगा जल शुद्ध माना जाता है और माना ही नहीं जाता, वो सचमुच होता भी शुद्ध है। ठीक उसी तरह हिंदी भाषा ने भी सब कुछ हजम किया है। अपने देशी और विदेशी कई सारे भाषाओं के शब्दों को, चिन्हों को अपने आप में हजम किया है। उसके बावजूद भी हमारी हिंदी पवित्र है। जिस तरह से गंगा पवित्र है, गंगा जल पवित्र है, उसी तरह से हमारी हिंदी पवित्र है। दरअसल हिंदी कोई भाषा नहीं, हमारी संस्कृति है। तो यहां पर विराम चिन्ह समाप्त होता है। अब हम अगली कक्षा में आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।